अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शजन अजीज। सुन रहा हूं अपने आपको खुशामदीद। नाज़रीन, मशरक़ वुस्ता का जोग्राफिया इस वक्त बयानात, सफारतकारी और नई सफ बंदियों के एक ऐसे ताने बाने में उलझ चुका है जहां हर फैसला दूर रस असरात का हामिल है। खलीज फारिस की लहरों से लेकर यरूशलेम की मुतनाज़ ज़मीन तक और दोहा के बंद कमरों से लेकर तेहरान के सोगवार ऐवानों तक इक़्तिदार के मराकज़ नई हिकमत अमलियों पर दस्तखत कर रहे हैं। इस पूरे मंजरनामे का पहला और सबसे अहम रुख वो गैर मुतवक्के पेशरफ्त है जिसने सबको चौंका दिया है। अमेरिका ने ईरानी पासदारान इनकलाब के साथ बराह रास्त राब्ते का असूली फैसला कर लिया है। अमेरिकी नायब सदर JD वेंस ने बरतानवी मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में तस्दीक की है कि अमेरिकी सेंटकॉम और ईरानी पासदारान इनकलाब के आला हुकाम कतर के दारुल हुकूमत दोहा में मेज़ के आमने सामने बैठेंगे। इस मुलाकात का एजेंडा वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान दरीना इख्तलाफात को कम करना, माशी मरात और बाहमी ताउन की राहें तलाश करना है। JD वेंस ने इस ज़मन में मुत्तहिदा अरब अमारात के किरदार का भी एतराफ़ किया जिसने तेहरान के साथ ऐसे सफारती राब्ते बहाल किए जो माजी में नामुमकिन समझे जाते थे और जिनमें पासदारान इनकलाब के साथ बराह रास्त चैनल्स भी शामिल हैं। लेकिन सफारतकारी की इस नरमी के मतवाजी समुद्री तजारती रास्तों पर एक नया तनाज़े सर उठा रहा है। आबनाए हुर्मुज़, जहां से दुनिया की तवानाई का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है, अब फीस और टैक्स के मामले पर नई बहस का मरकज है। खलीज ताउन कौंसिल के इलामिया पर दस्तखत करने की बावजूद ओमान और कतर ने अपनी पोजीशन तब्दील करने का इशारा दिया है। ओमान ने यूरोपीय हुकाम को मुतल्ला किया है कि अबनाए हुर्मुज़ को माहौलियाती आलूदगी से महफूज रखने और बहरी जहाज़ों को महफूज राहदारी फराम करने के एवज अब फीस वसूल की जाएगी। ओमानी हुकाम का कहना है कि खित्ते को अब जंग से पहले के हालात पर वापस नहीं लाया जा सकता। कतर ने भी इस पर मिला जुला रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि वो ईरान के साथ मिलकर बहरी रास्तों के अखराजात पर बात करेगा। दूसरी जानिब अमेरिका ने इस ओमानी मौक़िफ़ को यकसर मुस्तरद कर दिया है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने खलीजी ममालिक के रहनुमाओं से मुलाकात के बाद दो टोक अल्फाज में वाज़ेह किया है कि कोई भी मुल्क आबनाए हुर्मुज़ से टैक्स या टोल वसूल नहीं कर सकता। मार्को रूबियो के मुताबिक जहाज़ों की आमदोरफ्त में किसी भी किस्म की रुकावट बैनुल-अक़वामी मुआहिदों की खिलाफ वर्जी होगी। उन्होंने यकीन दहानी करवाई है कि ईरान के साथ होने वाले मुस्तकबिल के किसी भी मुआहिदे में खलीजी इत्तेहादियों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह होगी। इसी दौरान तेहरान की सफारती लाइन भी सख्त दिखाई देती है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने इसराइली बयानात पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि इस्लामाबाद मफ़ाहमती याददाश्त बिल्कुल वाज़ेह है जिसके तहत अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इसराइल की एकतरफा कार्रवाइयाँ रोकने के पाबंद है। इराक़ची ने तंबीह की है कि अगर इसराइल ने अमेरिकी हदायत को नज़रअंदाज किया तो ईरान उसे सबक सिखाएगा। ताहम अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का रुख मुख्तलिफ है। उन्होंने व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ईरानी कार्रवाइयों पर नापसंदीदगी का इजहार किया और कहा कि ईरान ने बहरी जहाज़ पर जो 4 हमले किए उनका जवाब कब और कैसे दिया जाएगा ये वक्त बताएगा। उधर ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद बाकर कालीबाफ ने वाज़ेह कर दिया है कि बमबारी से मुतासरा ईरानी जोहरी तनसीबात के मुआयने की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी और आलमी जोहरी तवानाई एजेंसी के रसाई सिर्फ बोशेर पावर प्लांट समेत 2 मकामात तक ही महदूद रहेगी। मशरक़ वुस्ता के इस बदलते मंजरनामे में इसराइल और अमेरिका के ताल्लुकात की एक नई कड़ी यरूशलेम से जुड़ गई है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के 2017 के फैसले के तसलसल में अब मकबूज़ा बैतुल मुक़द्दस में नए और मुस्तकिल अमेरिकी सफारत खाने की तामीर के बाज़ाब्ता मुआहदे पर दस्तखत हो गए हैं। इसराइल के वज़ीर ख़ारजा और इसराइल में अमेरिकी सफ़ीर ने इस अज़्म का इजहार किया है कि ये कॉम्प्लेक्स दोनों ममालिक के नाकाबिल शिकस्त इत्तेहाद की अलामत होगा। जहां अमेरिकी सफ़ीर ने यरूशलेम को यहूदी अवाम का अज़ली दारुल हुकूमत करार दिया। दूसरी तरफ फ़लस्तीनी हकूक़ की तंजीम अदाला ने इस इक़दाम की शदीद मज़म्मत करते हुए इसे एक गहरी तारीखी नाइंसाफ़ी को कानूनी शक्ल देने की कोशिश करार दिया है। क्या अमेरिका और ईरानी पासदारान इनकलाब के बराह रास्त बैठकते को किसी नए तवाज़ुन की तरफ ले जाएगा? आबनाए हुर्मुज़ पर ओमान का नया मौक़िफ़ वाशिंगटन के साथ किस टकराव को जन्म दे रहा है? इन मौज़ूआत पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट मंसूर जाफर साहब। आपको वेलकम करती हूँ स्टूडियो राउंड अप में। मंसूर साहब, अमेरिकी नायब सदर JD वेंस का ये एतराफ़ कि अमेरिकी सेंटकॉम और ईरानी पासदारान इनकलाब दोहा में मेज़ पर बैठ रहे हैं एक बड़ी तब्दीली है। वाशिंगटन जिस IRGC को दहशतगर्द करार देता रहा, अब उसी के साथ बराह रास्त बैठने पर क्यों मजबूर हुआ है? क्या ये अमेरिकी पॉलिसी का तजाद है या ज़मीनी हक़ाइक़ का एतराफ़? जी, बहुत शुक्रिया जी। यकीनन आपने अपने सवाल के आखिर में इसका जवाब भी दे दिया कि ये ज़मीनी हक़ाइक़ जो हैं, जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं और ख़ास तौर पे इन्फोर्स्ड किस्म के ग्राउंड रियलिटीज़ जो हैं,
ये उसकी हकीकत का एतराफ़ है और अमेरिका इस बात को मानने पर मजबूर है कि जिन लोगों को वो दहशतगर्द कहते रहे हैं, वही बुनियादी तौर पे ईरान के मामलात हम्म। और ईरान की पॉलिसी साज़ी उसमें एक अहम किरदार अदा करते हैं। उनके साथ बराह रास्त मुज़ाकरात के बगैर उनका इस कज़िये से बाहर निकलना, इस मामले से बाहर निकलना मुमकिन है। जहाँ तक अमेरिका के तज़ाद या कॉन्ट्राडिक्टरी क्लेम्स का या उनके एक्शन एंड थॉट के दरमियान आपको एक फ़र्क नज़र आता है, ये कोई पहली बात नहीं है। आपको याद होगा कि माज़ी में वो यासिर अरफ़ात साहब को भी दहशतगर्द कहा करते थे, फिर उन्होंने उनके साथ मायदा ओस्लो किया। फिर इसी तरीके से वो हूसियों को भी दहशतगर्द कहते थे और उन पर भी पाबंदी लगाई थी, उनके साथ भी मुज़ाकरात। तालिबान तो ये रीसेंट हिस्ट्री की बात है ना कि उनको वो दहशतगर्द कहते थे, उनको क्या कुछ नहीं कहते थे, फिर उनके साथ उन्होंने दोहा में तो दोहा को ये एहसास हासिल है कि उन्होंने अमेरिका के ये जो यू टर्न्स हैं, उसमें एक ना सिर्फ मेज़बान का किरदार अदा किया है, बल्कि वो उसका एक ऐनी शाहिद भी है। और मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में जब तारीख लिखी जाएगी और अगर कोई गैर जानबदार मौरख कतर में या दोहा में बैठ के बातें मॉनिटर कर रहा हुआ, तो वो यकीनन इस पर एक सैर हासिल किताब लिखेगा और बताएगा कि वो कौन से ऐसे हकायक थे, वो कौन से ऐसे अवामिल थे कि जिनकी बिना पर अमेरिका जैसा मुल्क जो है, जो दुनिया में अपनी बड़े डिप्लोमेसी की धाक बैठाए बैठा है, इंसानी हकूक़ का बड़ा चैंपियन समझता है, जमहूरियत का बड़ा अलमबरदार है, वो कौन से ऐसे ज़मीनी हकायक थे कि जिनके नतीजे में वो इस नौइयत के अपने ही फैसलों को तज के फिर यानी अगर गैर पार्लिमानी लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए तो अपना ही थूका चाटने पर मजबूर होता है। सही। और सर, अगर अमरीकी सेंटकॉम और ईरानी पासदाराना इनकलाब के दरमियान दोहा में मुआशी मरात और तावन पर मामला तय पा जाते हैं, तो खित्ते में मौजूद इजराइल और दीगर अमरीकी इत्तेहादियों की सिक्योरिटी तरजीहात पर उसके क्या असरात होंगे? जी, इस वक्त जो सबसे बड़ा कंसर्न खासतौर पे जो जीसीसी कंट्रीज है उनके अंदर यही पाया जाता है और उनके अंदर एक ये फीडबैक भी ये खासतौर पे इस माहदे के हवाले से जो मुख्तलिफ थिंक टैंक्स अमेरिकन भी या अदरवाइज भी जो उस पर लिख रहे हैं, वो यही बात ज़्यादा इस पर यानी एम्फसाइज कर रहे हैं कि अरब दुनिया में इस वक्त ये कंसर्न पाया जाता है खासतौर पे जीसीसी कंट्रीज में कि अमेरिका के साथ तय पाने वाला ईरान का ये जो माहदा है, इसमें ईरान को बहुत ज़्यादा रियायतें मिल गई हैं, बहुत ज़्यादा उसको अपने आप को संभाला देने का एक बार फिर से मौका मिल गया है। अगरचे माजी में डोनाल्ड ट्रंप साहब बदनाम करते रहे हैं वो अपने बाराक ओबामा साहब को कि उन्होंने जहाज भर के डॉलर वापस किए हैं और फला रियायतें दी हैं। अब लग रहा है कि उससे बड़ी रियायतें जो है वो आने वाली तारीख में जो है वो रकम होंगे डोनाल्ड ट्रंप तक। और यही वजह है कि इस वक्त ये जो अरब दुनिया का जो कंसर्न है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा शेक है और वो महसूस करते हैं। और इसी वजह से आपने देखा कि वो चीज़ें कि जो माहदे के अंदर शामिल नहीं थी, खासतौर पे जो मिसाइल, जो बैलिस्टिक मिसाइल का जो प्रोग्राम है, अब ऐसे फीलर छोड़े जा रहे हैं अरब दुनिया की तरफ से, मुख्तलिफ कैपिटल्स की तरफ से, कि उनका ये तकाजा है कि इस नुक्ते को भी शामिल किया जाए उन 14 नुकात के अंदर जो इस वक्त एक ब्रॉड फ्रेमवर्क जिस पर मुज़ाकरात या टेक्निकल नौइयत की डिस्कशन जो है वो हो रही है। हालांकि डोनाल्ड, आपके इल्म में है कि फ्रांस के दौरे में डोनाल्ड ट्रंप साहब खुद ये बयान दे चुके हैं कि उनका राइट बनता है दुनिया भर में। जी, तो ऐसे में मैं समझता हूँ जो अरब दुनिया का कंसर्न अपनी जगह बजा है, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो यकीनन इस वक्त ईरान के पलड़े में आप देख सकते हैं, उसका पलड़ा भारी दिखाई देता है। अगरचे अमेरिका इस बात को या डोनाल्ड ट्रंप साहब इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जो जमीनी हकायक जिनकी बना पे वो जंग रोकने पर मजबूर हुए, इस सीज़फायर पर मजबूर हुए, वो उनके अपने माशी हालात थे, उनके अपने वो रिजर्व्स पे जो खात्मे के करीब पहुंच चुके थे और खासतौर पे जो जिस तरह की उनकी दाखिली सियासत और उनकी अपनी जो साख जो है वो निचले दर्जे तक जा लगी थी, उनके हाथों मजबूर होकर उन्होंने ये ना सिर्फ कड़वा घूंट पिया है, बल्कि आज जो भी आप बात कर रहे हैं कि वो पासदाराना इनकलाब के साथ उनका सेंटकॉम पे बैठ के जो है मुज़ाकरात, यही वो सेंटकॉम है कि जिसकी पूरी बैटरी, जिसके पूरे मिसाइल शिकन प्रोग्राम जो है वो खित्ते में इसी ईरान की तबाही पर मामूर थे। लेकिन ये भी चश्मे फलक ने मंजर देखना था कि अब वही पेंटागन के जो नुमाइंदे हैं, सेंटकॉम के नुमाइंदे जो है वो इस वक्त पासदाराना इनकलाब के साथ मुज़ाकरात के मेज़ पे आर पार बैठे हैं और मामला जो है वो तय कर रहे हैं। और उसमें जो बड़ा कंसर्न है, आपके इल्म में होगा कि इस वक्त जो ईरान की जो मईशत का बड़ा चंक है, खासतौर पे उसमें जो बहुत जैसे कहते हैं कि प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज हैं, वो मोस्टली पासदाराना इनकलाब के कंट्रोल में चलती हैं। चाहे वो उनकी तेल के निकालने के मामलात हों, उसकी आगे तरसील के मामलात हों, उसकी सेल प्रोसीड, वो तमाम का तमाम कारोबार जो है वो
कोई सिविल हुकूमत के पास नहीं है। वो पासदाराना इनकलाब, इसी तरीके से बहुत सारे और इंडस्ट्रीज जो हैं ईरान के अंदर जो है वो वो भी उनके पासदाराना अंदर है। इनकलाब, यही वो चीज, यही वो फंडिंग सोर्स है कि जिसकी बिना पे वो एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी बनाते हैं और उस पॉलिसी को हुकूमत वक्त टो करने पर मजबूर होती है। और अब भी आप देख रहे हैं कि जब आपने हॉर्मज़ की बंदिश का मामला था, तो वहां पे भी जो फाइनल कॉल आती थी या जो कमांड आती थी वो पासदाराना इनकलाब की तरफ से आती थी। उसको फिर जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल बैठ करते थे और फिर जाके कहीं अलामती तौर पे जो आमनाई साहब के जो इस वक्त जानशीन है वो उसको बैठ करते थे और दुनिया के सामने बताया जाता था। लेकिन असल लास्ट एंड फाइनल कॉल जो है वो पासदाराना इनकलाब ही देते थे। अच्छा, तो आज भी और हम ये भी देखते हैं सर, जरा यूएई के मुतजाद रवैये की अगर हम बात करें तो वो एक तरफ से तो हम देखते हैं कि इजराइल के साथ अपने रवाबित कायम कर रहे हैं, अपनी उधर करीब जा रहे हैं, और दूसरी तरफ वो पासदाराना इनकलाब के साथ भी खुफिया सफारतकारी कर रहा है, और इस चीज़ का रेफरेंस जेडी वेंस ने भी दिया है। यूएई की इस हिकमत अमली का असल हदफ क्या है? ये बुनियादी तौर पे तो वो खाइफ हैं ईरान से बहुत ज्यादा, खासतौर पे जो रिसेंटली ईरान ने अपना यानी पोटेंशियल दिखाया है मिसाइल हमलों की सूरत में, ड्रोन्स की सूरत में, तो उससे वो बहुत ज्यादा खाइफ है। और आपके इल्म में है कि पूरी इस जंग के दौरान जीसीसी कंट्रीज में सबसे ज्यादा हदफ जो है वो यूएई बना है। और उसमें अगरचे उन्होंने उनके जो शहरी तनसीबात हैं उसको निशाना नहीं बनाया, लेकिन उनकी जो तेल की तनसीबात, उनका जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर जो अमेरिका का जेर इस्तेमाल था, खासतौर पे वो होटल जहां वो बना लिए हुए थे, वो तमाम के तमाम उनके निशाने पे रहे। और उसके साथ साथ आपके इल्म में है कि ईरान के यूएई के अंदर बहुत बड़ी तादाद में ईरानी शहरी और ईरानी कंपनियां जो वो काम करती हैं, माजी में भी ईरानी बैंक तक ऑपरेट करते रहे हैं। तो लिहाजा ईरान का और खासतौर पे जो उनकी प्रॉक्सिमिटी है, जो जोग्राफिकल उनकी कुर्बत है, वो इतनी ज्यादा है कि उसमें यानी आपको 35 मिनट की एक समुद्री ड्राइव के बाद आप यूएई में दाखिल हो जाते हैं। और इसी हवाले से फिर जाहिर है जो मिसाइल है उनको भी बड़ा आसानी से वहां मार किया जा सकता है। ये वो तमाम पोटेंशियल है कि जिसको देखते हुए आपने देखा कि जो इब्तदाई रद्द-ए-अमल यूएई की तरफ से देखने में आया कि उन्होंने ईरानी शहरियों के वीजे मनसूख कर दिए, उनको वहां से निकाल दिया। बड़े पैमाने पे बड़ी बड़ी वो कंपनियां कि जो वहां अरसे से कई दहाइयों से काम कर रही थी उनको भी लपेट दिया गया। और फिर खासतौर पे वो लोग जो बड़े कारोबारी शख्सियात थी जिनके पास उनके गोल्डन वीजाज और इस नौयत के बड़े प्रिविलेज किस्म के वहां पे इकामास थे, वो तमाम के तमाम मनसूख कर दिए गए, सिर्फ और सिर्फ एक दबाव बढ़ाने के लिए कि किसी तरीके से ये ईरान के मुतमव्वल तबका जो है जब ईरानी हुकूमत पर दबाव डालेगा तो शायद ईरान अपने कुछ रद्द-ए-अमल में कोई कमी लेकर आएगा, कोई नरमी लेकर आएगा। लेकिन अब आपने देखा कि उसके बावजूद वो नरमी नहीं आई। लेकिन अब इस वक्त जिस तरीके से अमेरिका को एक जमीनी हकीकत का अंदाजा हो गया, तो अब यूएई को भी इस बात का अंदाजा हो गया कि वो इसराइल की जो छत्तर छाया के अंदर या उसके सिक्योरिटी नेटवर्क के अंदर अपनी बका को ज्यादा देर कायम नहीं रख सकता। और खासतौर पे अपना वो इकोनॉमिक बूम जिसका उन्होंने बहुत बड़ा दुनिया में चर्चा कर रखा है, जिसकी बिना पे वहां पे इन्वेस्टमेंट आ रही है, वो एक सेहत का हब है, वो एविएशन का एक मरकज बने हुए हैं, वो इस सूरत में ही जिंदा रह सकता है, कायम रह सकता है कि अगर उनके ईरान के साथ ताल्लुकात थोड़े बेहतर हों। सही, बिल्कुल सही। अच्छा सर, जेडी वेंस और मार्को रूबियो के बयानात एक ही चीज़ के हवाले से बड़े मुतजाद नज़र आ रहे हैं। अब जिस तरह से मार्को रूबियो ने ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप्स को अमन की राह में बड़ी रुकावट करार दिया, लेकिन हम देखते हैं दूसरी तरफ जेडी वेंस IRGC से बराह रास्त डील की बात करते हैं। फिर दूसरी चीज़ जो खबर सामने आई थी कि लेबनान के मामले पर भी मार्को रूबियो और जेडी वेंस में इख्तलाफ हुआ। क्या इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि दोनों जो हैं वो अगले सदर के उम्मीदवार हैं, मे बी इस वजह से? जी यकीनन एक पोटेंशियल ये भी है कि दोनों एक मुतवक्को जो अमेरिकी क़यादत के मनसब पर फायज होने के ख्वाहिशमंद हैं, और इसी हवाले से वो जो मुख्तलिफ वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं अमेरिका के अंदर, उनके मिजाज के मुताबिक जो है वो बयान दे रहे हैं। लेकिन आपने देखा कि जो जेडी वेंस है उनका स्टांस मुस्तकिल रहा है। उन्होंने इब्तिदा में भी इस जंग के हवाले से एक रिजर्वेशन शो की और यही वजह है वो बैकफुट पे चले गए। इस पूरी जंग के दौरान रूबियो साहब तो बिल्कुल आप समझ लीजिए वो मायूं बैठे हुए थे, उन्होंने तो किसी किस्म की कोई कार्रवाई जो है कोई बयान तक नहीं दिया। लेकिन ये बाद में जब भी सारा सेटल डाउन हुआ है मामला, तो उसके बाद उन्होंने जो फौरी तौर पे जीसीसी कंट्रीज का दौरा करना मुनासिब समझा, अरब दुनिया का दौरा, क्योंकि ये उस स्कूल ऑफ थॉट से, अमेरिकी उस स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक रखते हैं जो डिवाइड एंड रूल में बिलीव करता है
आपने देखा कि उनके इस दौरे के नतीजे में फौरी तौर पे आपने हुर्मुज़ में जो ओमान की एंट्री को डालने की कोशिश की और जी। ओमान को मजबूर किया गया कि वो अपनी तरफ से जो रास्ता खोलें ताकि इंटरनेशनल मैरीटाइम एजेंसी को ला के दरमियान में और उस तरफ का रास्ता खोलने की कोशिश की गई ताकि ईरान की जो सॉवरेनिटी है उसका जो एक असर और नफूज है वो कॉम्प्रोमाइज हो और दुनिया को बताया जाए कि एक मुतबादल भी मौजूद है। ये तो ओमान का बर वक्त दौरा किया कतर की हुकूमत के सरबराहान ने, फिर इसी तरीके से खुद ईरानी जो हुकाम थे उनका दौरा हुआ और उन्होंने इस बात पे इत्तेफाक किया कि जी अब तो फ्री हम पैसेज दे रहे हैं यहाँ 60 दिन के लिए, आने वाले दिनों में हम इंतजामी तौर पे कुछ ऐसे चार्जेस लगा सकते हैं जो बहुत हैवी ना हो लेकिन नॉमिनल जरूर होंगे। तो ये एक ऐसा मैं समझता हूँ कजिया है कि जो तकसीम करने की कोशिश की गई। माजी में भी वेस्ट जो है वो बहुत सारे ऐसे तकसीम के अवामिल करता रहा है। अब यही काम आप देखिए कि वहां पे लबनान के अंदर किया जा रहा है। वहां पे पहले लबनानी हुकूमत और इसराइल का सीज फायर ऐलान किया गया और जब दोबारा उनके साथ मामला किए गए अभी रिसेंटली जो सैफ अरीकी एक वहां पे जो सीज फायर किया गया उसमें हिजबुल्ला को और ईरान दोनों को निकाल दिया गया। जी। अब जो असल जंग के मुहर्रक थे उनको उस जंग में से ही निकाल दिया, उस कजिए से ही निकाल दिया गया। तो लिहाजा वो जो एक आपके इल्म में होगा जो स्विट्जरलैंड में इनका एक डीकॉन्फ्लिक्शन सेल बना था, जी जी। अब उस सेल को एक्टिवेट करने की जरूरत है कि ये मामला किस तरफ जा रहे हैं। क्योंकि इस वक्त आपने देखा कि इस वक्त लबनान की हुकूमत बड़ा स्ट्रेंथन फील कर रही है। आज वहां पे शामी वजीर खारजा जो है उन्होंने दौरा किया है और बड़ा बहुत धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उनकी लबनानी वजीर आजम के साथ और उन्होंने बड़े धड़ल्ले से इस बात का ऐलान किया है कि यहाँ पे जो बशार अल असद की बाकियात यानी उनका इशारा हिजबुल्ला की तरफ था और ईरान की तरफ था, अब उनका हम कला कमा करेंगे मिलकर। ऐसी सूरत में वो जो बात सीज फायर की थी, क्योंकि सीज फायर तो अब भी उसकी वायलेशन जारी है इस वक्त भी, लेकिन इसराइल उसका दलील ये देता है कि ये तो हम लबनान के अंदर से बुनियादी तौर पे अब हक दफा इस्तेमाल कर रहे हैं जब हम पर अटैक किया जाता है। और यही वो दलील है कि जो गजा के अंदर देते हैं जब उन्होंने 70% का इलाका कब्जा कर लिया और वो जो येलो और रेड लाइन्स बना दी, अब वहां से वो कार्रवाइयां करके दुनिया को ये तासुर देते हैं कि हम बाहर से तो कार्रवाई कर नहीं रहे हैं, हमारी तो फौजें अंदर मौजूद है और वो अपने दिफा में ये कार्रवाइयां कर रही है। और आज भी तकरीबन 11 के करीब फलस्तीनी जो है वो शहीद किए गए हैं। तो ये एक ऐसा फार्मूला है जिसको गजा में सक्सेस स्टोरी बनाया गया, अब उसको लबनान के अंदर रेप्लिकेट किया जा रहा है ताकि दुनिया के सामने अपना एक फेस भी ठीक रखा जाए और जी कहें कि जी हम अपने हक के दफा के लिए लड़ रहे हैं। बिल्कुल सही। मंसूर साहब, तेहरान में 3 जुलाई को साबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनई की आखिरी रसूमात मुनक्किद हो रही हैं जिसमें लाखों अफराद शरीक होंगे। इस सोग के माहौल में सफारती सतह पर क्या तब्दीलियां एक्सपेक्टेड हैं? क्या तेहरान में होने वाली ये ताज़ियती तकरीब मशरिक़ वुस्ता और मुस्लिम दुनिया के रहनुमाओं के लिए एक गैर रस्मी फेस टू फेस सफारती फोरम बन सकते हैं जहां मुस्तकबिल का लाहे अमल तय हो? जी यकीनन ये एक बड़ा अहम इवेंट होगा और खासतौर पे ये एक जो रीजनल अभी एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था उसके बाद का मैं समझता हूँ पहला ऐसा मौका है कि जिसमें एक जो अरब दुनिया और बैनुल-अक़वामी बरादरी जो है वो ईरान के साथ जो है वो सोशलाइज करेगी। अगरचे ये एक ताज़ियती तकरीब है लेकिन जाहिर है बहुत सारे लोगों की मुल्कों की नुमाइंदगी और उसमें ये चीज़ भी तयन करेगी कि किस मुल्क के किस दर्जे का वफद जो है या नुमाइंदगी जो है वो की गई, उससे उन मुल्कों के जो बाहमी ताल्लुकात हैं उसका भी अंदाज़ा होगा और इस बात का भी अंदाज़ा होगा कि कौन सा मुल्क जो है वो ईरान को कितनी अहमियत देता है। ख़ासतौर पे यहाँ पे जो मगरबी दुनिया से जो शिरकत है अगर इसमें कोई आता है, लेकिन अगर फ़िलहाल दफ्तर ख़ारजा ईरान की तरफ से कोई ऐसी तस्दीक नहीं हुई, लेकिन पाकिस्तान के जो आला सतही वफद जिसकी क़यादत वज़ीर आज़म साहब कर रहे हैं उसमें 3-4 अफराद और शामिल हैं, वो ज़रूर जाएंगे और पाकिस्तान से कुछ सियासी जमातों के भी नुमाइंदगान जो हैं इसमें शिरकत करेंगे। तो अभी तक अरब दुनिया की तरफ से खासतौर पर जो हमसाया ममालिक हैं उनकी तरफ से कोई ऐसी लिस्ट फराहम नहीं की गई या मीडिया के सामने नहीं आई कि जिससे देखकर कोई इस बारे में कोई राय दी जा सके। लेकिन मैं समझता हूँ कि उसमें अलामती नुमाइंदगी यकीनन सारे जगहों से होगी और यही मौका है एक ऐसा कि जिसमें एक गैर रस्मी किस्म की सफारतकारी और हो सकती है और एक जो जिसे कहना चाहिए कुछ गुडविल का तबादला ऐसे मौके पे किया जा सकता है। और दूसरे नंबर पे ये इस बात का भी इंदिया होगा कि क्योंकि ये एक ऐसे स्कूल ऑफ थॉट की सफर आखरत है कि जो वली अल फ़क़ीह में यकीन रखते हैं, तो जो अरब दुनिया का जो एक मेन कंसर्न है कि वो इस नज़रिए को या इस जो इनकलाब की जो आइडियालॉजी है ईरान उसको एक्सपोर्ट करने में यकीन रखता है और उसी हवाले से वो पूरा अपना नेटवर्क चला रहा है प्रॉक्सीज का।
तो इस ऐसी शख्सियत के सफ़र आखिरत में और ख़ासतौर पर उनकी तदफीन के मराहल में मैं समझता हूँ मुख्तलिफ जो हमसाया मुल्कों के जो लोगों की क़यादत की जो नुमाइंदगी है ये बड़ी अहम है, लेकिन अभी तक इसके बारे में तयक्कुन से नहीं कहा जा सकता है कौन और किस दर्जे में इसमें शरीक होगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि उसमें अलामती शिरकत ज़रूर होगी। बिल्कुल सही। अच्छा सर, ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालीबाफ ने वाज़ेह किया है कि जिन जोहरी तंसीबात पर इसराइल और अमेरिका ने बमबारी की उनके मुआयने की इजाज़त IAEA को हरगिज़ नहीं दी जाएगी। ईरान का ये इनकार क्या आलमी बरादरी के साथ एक नए तसादुम का पेश खैमा बन सकता है? ये रोज़ अव्वल से ये बात कर रहे हैं, ये कालीबाफ साहब ने उसको रीइटरेट किया है। इससे पहले भी मुख्तलिफ जो कायदीन हैं ईरान के, वो इस मौक़िफ़ का इजहार कर चुके हैं कि वो जो एक न्यूक्लियर डस्ट तक पहुंचने की अमेरिकी सदर की ख्वाहिश है, वो ख्वाहिश ही रहेगी। लेकिन अगर एक लम्हे के लिए इस बात को मान भी लिया जाए कि ईरान शायद किसी दबाव के नतीजे में या किसी फ़ायदे के हसूल के लिए अगर वो इस बात पर तैयार भी हो जाए कि वो उस बैन-अक़वामी तवानाई एजेंसी के नुमाइंदों को उस जगह के मायने की इजाज़त भी दे जाए, लेकिन उसका जो मुंतहा और मकसूद तो यही होगा कि किसी तरीके से वहाँ पे मौजूद जो 400 किलोग्राम के करीब बताया जाता है यूरेनियम है, उसको डिग्रेड किया डाउनग्रेड किया जाए और उसको तल्फ़ किया जाए और उसके बाद उसकी जो भी यानी इस नौइयत की उसकी डिग्रेडेशन की जाए कि वो किसी न्यूक्लियर हथियार बनाने में काम ना आ सके। अगर इस काम को करना भी मकसूद है और ईरान इसकी इजाज़त भी दे दे, तो आपके इल्म में है कि ये एक ऐसा कार-ए-दारद है कि जिन जगहों को, जिन 3 तंसीबात को अमेरिका ने निशाना बनाया था और टनों बॉम्ब उसके ऊपर फेंके थे, उसके बाद वहाँ से जो मलबा हटाना, फिर उस चीज़ को सिक्योरली निकालना कि उसकी ताबकारी ना हो, ये एक ऐसा टाइम टेकिंग और टफ जॉब है कि जिसकी अंजामदही के लिए जितने बड़े पैमाने पर टेक्निकल एक्सपर्टाइज अमेरिका बल्कि दुनिया भर से जो माहिरीन हैं न्यूज़ के, उनकी मदद दरकार होगी और ये कम से कम यानी सालों में मुकम्मल किया जाने वाला काम है, ये एक आध दिन में मुकम्मल होना है। लेकिन अगर इस पर बहुत ज़्यादा अमेरिका एम्फसाइज करेगा तो फिर ये दीगर मामलात जो है वो बैक बेंच पे चले जाएंगे, बैक बर्नर पे चले जाएंगे। लेकिन इस वक्त ईरान की तो ख्वाहिश ये है कि अपने असासाजात वागुजार कराए, अपने हॉर्मोज को सिक्योर रखे और उसके साथ साथ जो दीगर कंसर्न है खासतौर पर लबनान का इशू है उस पर अपना फोकस रखे, ताकि किसी तरीके से जिस जंग के नतीजे में उनको तबाही और बर्बादी से दुचार किया गया उसकी रिपेयर का अमल जो है वो शुरू किया जा सके और उसकी जो तामीर नौ का जो मरहला है वो शुरू हो सके। ये मामला जो है अगर ईरान इस पर राजी भी होता है, इसमें बहुत ज्यादा वक्त दरकार है और ये बात डोनाल्ड ट्रंप साहब को मौजूद मालूम है। और अगर ईरान राजी भी हो जाता है तो कम से कम डोनाल्ड ट्रंप साहब के दौरे इक़्तिदार में ये न्यूक्स जो है या वो जो यूरेनियम अफजूदा है वो अमेरिका के हाथ नहीं लग सकता या उसकी डाउनग्रेडेशन मुमकिन नहीं है। यही वजह है कि ईरानी क़यादत टाइम एंड अगेन जब मुज़ाकरात में कोई ऐसे इफ्स एंड पट आते हैं तो वो अपने इस उसूली मौक़िफ़ को दोहराते हैं ताकि अमेरिका किसी भूल में ना रहे, किसी गलतफहमी में ना रहे कि वो शायद कल इस तंसीबात को ग्रोसी साहब के दौरों के लिए खोल देंगे। और ग्रोसी साहब इस वक्त पूरी दुनिया में ये प्रोपेगेंडा करते दिखाई दे रहे हैं कि जी हमें वो जापान में भी गए हुए हैं, रिसेंटली उन्होंने यही बयान दिया कि जी हमें तो आज दावत आई और कल आई, तो वो दावत उन्हें ना मिलनी है, ना ईरान उन पर एतमाद करता है, क्योंकि जिस अंदाज से उन्होंने माजी में बिल्कुल क्लीन चिट दी ईरान को उसके तमाम प्रोग्राम्स के हवाले से, लेकिन उसके बावजूद उनके सरपरस्त अमेरिका ने उनके उन तमाम बातों पे कोई कान नहीं धरा और ईरान पर हमला कर दिया 2025 में भी और 2026 में भी। ऐसी सूरत में बैन-अक़वामी तवानाई एजेंसी अपने एक गैर जानिबदार वॉच डॉग का जो स्टेटस है वो भी खो चुकी है। ऐसे में उसे कम से कम मौजूदा ईरानी क़यादत तो उस पर एतमाद करने से नहीं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, इसराइल के हवाले से एक और भी अहम पेशरफ सामने आई है। इसराइल के वज़ीर ख़ारजा और अमरीकी सफ़ीर ने मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में मुस्तकिल सफारती कॉम्प्लेक्स की ज़मीन का मुआहिदा पेश किया है। ऐसे वक्त में जब खित्ता एक बड़े मुआहिदे की तरफ बढ़ रहा है, अमरीका का ये यकतरफा इलामती इक़दाम क्या अमन अमल को सबटाज नहीं करेगा? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब माजी में भी आपके इल्म में है कि वो तेल अवीव से बैतुल मक़दस जो है वो सफारत खाना मुंतकिली के हवाले से ऐलान कर चुके थे और वो किसी हद तक उसको रूब अमल भी लाया गया। फिर इसी तरीके से उन्होंने गोलान हाइट्स पे कब्जे को कहा कि जी हम दुरुस्त तस्लीम करते हैं। फिर इसी तरीके जनूबी लबनान पर कब्जे को भी उन्होंने एक लिहाज से सैंक्टिटी दी। तो ये इस नौइयत के इक़दाम करके वो इसराइल के तो हाथ ही मजबूत करते हैं। लेकिन ऐसी सूरत में जब अमेरिका और इसराइली हुकूमत मिलकर कोई ऐसा माहिदा या कोई ऐसी ज़मीन वहाँ एक्वायर करना चाहते हैं
तो बुनियादी तौर पे ये वो फ़लस्तीनी रियासत का जो एक मुतालबा अरब दुनिया इस वक़्त कर रही है या आलम इस्लाम कर रहा है, ये उसकी बेहकनी के हवाले से एक इक़दाम है, क्योंकि ऐसी सूरत में वो मकबूज़ा मशरक़ी बैतुल मक़दस जिसने फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत होना था, जी। वो चैप्टर तो वंस फॉर ऑल क्लोज़ हो जाएगा, क्योंकि जब वहाँ पे अमेरिका ने और इसराइल ने मिलकर अपना एक कब्ज़ा जमा लिया, तो ऐसी सूरत में क्या वो वहाँ क्या उस जगह को वो फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत बनने की इजाज़त देंगे? हरगिज़ नहीं देंगे। तो इसलिए ये इस बात सोचने की सिर्फ़ और सिर्फ़ अरब दुनिया की है कि जिन्होंने एक कंडीशन लगा रखी है कि अगर 67 की सरहदों के अंदर एक फ़लस्तीनी रियासत, एक ऐसी खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के जिसका दारुल हुकूमत मकबूज़ा मशरक़ी बैतुल मक़दस वो बन जाती है, तो हम फिर शायद इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से या उससे ताल्लुकात नॉर्मलाइज़ करने की, या फॉर दैट मैटर वो जो एक किस्सा परीना बन चुका है अब्राहम अकॉर्ड, उसका हिस्सा बनने के बारे में सोच सकते हैं। ये तो उन मुल्कों का बेसिकली इम्तिहान है, और बिलखुसूस ये इम्तिहान इस वक्त यूएई का ज़्यादा है, जिन्होंने ग़र्ब उर्दन में जो उसको ज़म करने के हवाले से जो ऐलानात थे, उसको रुकवाने की आड़ में उससे इब्राहिम माहिदा करवाया गया। लेकिन आपने देखा कि बाद में यही ग़र्ब उर्दन को ज़म करने के लिए दोबारा ऐलानात शुरू हो गए, और ये जो इस वक्त कार्रवाई जारी है, ये भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। तो ऐसे में यूएई का तो ये फ़र्ज़ बनता है कि वो इस वक्त इब्राहिम अकॉर्ड से अलग हो जाए और बताए कि हमने जिस प्रिटेक्स्ट में या जिस बुनियाद पर आपके साथ माहिदा किया था, वो तो जूं कि तू बरकरार है, बल्कि आप तो उससे आगे बढ़ते जा रहे हैं। आप तो मकबूज़ा मशरक़ी बैतुल मक़दस पर हाथ साफ करते जा रहे हैं। ऐसे में फिर ज़ाहिर है उनका जो अपना जो एक मॉरल ग्राउंड है, वो भी वीक होती है, और वो डिप्लोमेटिक स्टांस जिसको बेस बना के उन्होंने इसराइल के साथ ये तालमेल, ये दोस्ती का पीढ़ियाँ बढ़ाई थी, वो भी एक लिहाज से धड़ाम से ज़मीन पर आने रही। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया अमन साहब, बाहर मशरक़ वुस्ता मूर हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, वक्त छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनर राउंडअप। वेलकम बैक टू सुनर राउंडअप। नाज़रीन, नए माली साल 2026 और 27 का सूरज पाकिस्तान की मईशत, मार्केट और सारिफीन के लिए तब्दीलियों की एक नई लहर लेकर तलू हुआ है। एक तरफ वफाकी बजट के फैसले जमीन पर नाफिज होना शुरू हो गए, तो दूसरी तरफ आलमी मालियाती अदारों की कड़ी नजरें हमारे अंदरूनी निजाम पर जमी हुई हैं। मुल्क का माशी और तजारती नक्शा इस वक्त बड़े पैमाने पर रीशफलिंग से गुजर रहा है। जहां कुछ शोबों को रिलीफ का परवाना मिल रहा है, तो कुछ के लिए कड़े इम्तिहानात का आगाज हो चुका है। आज की सबसे बड़ी और दूर रस गूंज आलमी बैंक की इस ताज़ा तरीन रिपोर्ट की है, जिसने पाकिस्तान में वफाक के मालियाती ढांचे पर कई संगीन सवालात खड़े कर दिए। आलमी बैंक का वाज़ेह कहना है कि 18वीं तरमीम और 7वीं एनएफसी अवार्ड के बाद वफाक का खसारा मुसलसल बढ़ा, क्योंकि सूबों को भारी महासल तो मुंतकिल हो गए, लेकिन वफाक अपने अखराजात और मतवाजी वजारतें कम करने में नाकाम रहा। तशवीशनाक अमर यह है कि सूबाई हुकूमतें इन वसाइल के समरात आवाम तक मुंतकिल नहीं कर सकी। रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई महासल का 80% हिस्सा सिर्फ इंतजामी और जारी अखराजात की नजर हो रहा है, जबकि माहौलियात पर महज 1% और तालीम और सेहत जैसे बुनियादी शोबों को नजरअंदाज किया जा रहा है। आलमी बैंक ने अब एक नई बहस छेड़ दी है कि एनएफसी के तहत फंड्स की तकसीम अब महज फार्मूले के तहत नहीं, बल्कि बेहतर कारकर्दगी और पब्लिक सर्विस डिलीवरी की बुनियाद पर होनी चाहिए, जबकि बल्दियाती अदारों का गिरता हुआ हिस्सा भी बहाल करना लाजिम है। लेकिन दूसरी तरफ मुल्क के अंदर अदारों की रिपोर्ट्स में खुशखबरियां हैं। उधर इस्लामाबाद में फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानी एफबीआर ने माली साल 2025 और 26 के इख्तिताम पर 13,601 अरब रुपए का मजमूई टैक्स जमा करके अपने मुकर्ररा हदफ को कामयाबी से हासिल कर लिया है, जिसमें इनकम टैक्स का हिस्सा सबसे नुमाया रहा। इस तारीखी संगे मील के फौरन बाद नए माली साल के पहले दिन ही कौमी टैरिफ पॉलिसी 2025 से 30 के तहत दरामदी अशिया पर रेगुलेटरी ड्यूटी की ज्यादा से ज्यादा शरह को 50% से घटाकर 20% करने का बड़ा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। हुकूमत का हदफ 2030 तक इस ड्यूटी को सिफर करना है, ताकि तजारती मुसाबकत बढ़ाई जा सके। तहम इसी फाइनेंस एक्ट 2026 ने ऑटो मार्केट में एक जलजला बर्पा कर दी है। इंपोर्टेड गाड़ियों पर नई खुसूसी एक्साइज ड्यूटी नाफिज कर दी गई है। इस फैसले से जहां $75,000 तक की इलेक्ट्रिक कारों को रिलीफ मिलेगा, वहां 2000 सीसी से जायद की पेट्रोल और महंगी लग्जरी इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर ड्यूटी 86 से 92% तक पहुंचा दी गई है, जिससे इंपोर्टेड लग्जरी कारें करोड़ों रुपए महंगी हो जाएंगी। दूसरी तरफ मकामी हाइब्रिड और प्लग इन गाड़ियों पर सेल्स टैक्स
यकदम 8.5% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया है, जिसने खरीदारों और मकामी मैन्युफैक्चरर्स दोनों को गहरे परेशानी में डाल दिया है। इंडस्ट्री से हटकर अगर आवाम की जेब की बात करें तो वहां तजादात की एक अजीब दास्तान रकम है। हुकूमत ने एलपीजी की सरकारी कीमत में 67 रुपए फी किलो की बड़ी कमी का ऐलान तो किया, लेकिन हकीकत यह है कि लाहौर और कराची समेत मुल्क भर में आवाम को सरकारी रेट पर गैस मुतबादल कहीं दस्तयाब नहीं और माफिया मनमानी कीमतें वसूल कर रहा है। अलबत्ता मुतबादल तवानाई की मार्केट से एक अच्छी खबर आई है, जहां कराची की इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में सोलर पैनल्स, लिथियम बैटरीज और इन्वर्टर्स की कीमतों में हजारों रुपए की नुमाया कमी दिखाई देती है, जो आम सारिफीन के लिए एक बड़ा रिलीफ है। अलबत्ता पाक ईरान सरहद से एक तस्वीराती और खुशाइंद पेशरफ्त सामने आई है, जहां एफबीआर ने तफ्तान बॉर्डर रेलवे स्टेशन को बाकायदा लैंड कस्टम स्टेशन करार दे दिया है। ये इकदाम दोनों ममालिक के दरमियान $5 अरब की दो तरफा कानूनी तजारत के ख्वाब को सच करने और स्मगलिंग के खात्मे में कुलीदी संगे मील साबित होगा। वफाक और सूबों की ये मालियाती खींचतान, टैक्सों का नया जाल, ऑटो सेक्टर की नई सूरत हाल और महंगाई के बीच रिलीफ के दावे, मुल्क किस सिमत जा रहा है, इन मौजूआत को ज़ेरे बहस लाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर मौशिया करामुल हक साहब। आपको वेलकम करती हूँ सुन राउंड अप में। डॉक्टर साहब, आलमी बैंक की हालिया रिपोर्ट ने पाकिस्तान के वफाकी और सूबाई मालियाती ढांचे का एक बड़ा कच्चा छट्टा खोलकर सामने रख दिया है। रिपोर्ट कहती है कि 18वीं तरमीम और 7वें एनएफसी के बाद सूबों को वसाइल तो मिल गए, मगर वफाक का खसारा मुसलसल बढ़ता चला गया, क्योंकि वफाक ने अपने अखराजात और मुतबादिल वजारतें कम ही नहीं की। क्या आप समझते हैं कि सूबों को फंड्स की मुंतकिली का जो मौजूदा फार्मूला ही नाकिस है, या ये वफाक की अपनी नाअहली है कि वो मालियाती एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहा? देखिए, वफाक के पास बहुत से ऐसे अभी ज़राए मौजूद हैं जो कि वो सूबों के साथ शेयर नहीं करता, मगर असल मसला तो ये है कि वफाक ने अपना साइज इतना बड़ा रखा हुआ है जो कि बिल्कुल ही जस्टिफाइड नहीं है। किसी भी मुल्क में जहाँ इस तरह का फेडरेशंस हैं, वहाँ तो हमने देखा ही नहीं है कि वफाक के पास इतने ज़्यादा मिनिस्टर्स हों, इतनी ज़्यादा मिनिस्ट्रीज हों। उन्होंने क्या करना होता है? अगर कॉन्सेप्ट ये है कि आपने ग्रास रूट से शुरू होकर, यानी कि जो हमारे यहाँ लोकल गवर्नमेंट्स का निज़ाम आइन में भी अब उसका जिक्र है, उसको तो 16 साल में किसी ने भी नाफिज नहीं किया है। खुद इस्लामाबाद की अपनी ये हालत है कि वो जो फेडरल टेरिटरी है वो किसी नुमाइंदा हुकूमत के बगैर ब्यूरोक्रेट चलाते हैं। जब आपका ज़हन जमहूरी नहीं है, वफाकी नहीं है, तो फिर यही होगा जो हो रहा है। सूबे भी कुछ कोशिश नहीं करते कि अपने जो है वसाइल को बढ़ाएं, और बजाय इसके कि हर वक्त वफाक की जो पैसा आ जाता है उसी पे ही गुजारा करें। तो मिलजुल कर हम कह सकते हैं कि सारों की जो जिम्मेदारी है वो पूरी नहीं करते हैं, और कोई भी जो स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स है जिसका बार बार जिक्र होता है वो करने को तैयार नहीं है। आप वर्ल्ड बैंक ने हमें क्या बताना था, यहाँ के जो लोड्स हैं वो अरसे दराज से लिख रहे हैं, मगर वर्ल्ड बैंक की भी हालत देखें कि उनका एक तो काम नहीं कि पाकिस्तान के आईनी मामलात में दखल अंदाजी फरमाएं, और अगर उन्होंने की भी है तो उन्हें आइन की अलग बे नहीं पता। अब वो ये कह रहे हैं कि जी ये हम आपको अकाउंटिंग से हल कर ले, और भाई आईनी मसला कभी अकाउंटिंग से भी हल हुआ है? आप उनकी जहालत का मैं वर्ड यूज करूंगा, अंदाजा लगा लें कि जो आर्टिकल 163A है वो 18वीं तरमीम में ये कहता है कि अब आने वाले किसी भी जो एनएफसी अवार्ड होगा उसमें सूबों का शेयर कम नहीं होगा। चलो ये एक मसला है, हम मिलकर हल कर लेंगे उसको अपने आईनी तौर पर। उन्होंने बीच में हमें क्या एक नया नुस्खा बताना है कि आप इसको अकाउंटिंग से हल कर लें? यानी ये उनकी अंडरस्टैंडिंग शो करता है कि जो हमारे यहाँ बड़े बड़े जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी को समझते हैं, उस पर लिखते भी हैं, उनकी किसी बात का उन्होंने तज़किरा नहीं किया। एक किसी बंदे को उन्होंने कोट करना पसंद नहीं किया जिन्होंने इसके ऊपर मकालात लिखे हैं, किताबें लिखी हैं, और अपनी वो दानिश्वरी हमें बता रहे हैं। ये मामला जो फैक्ट्स उन्होंने बताए तो हम सबको पता है। अब जो रास्ता वो बता रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। होना ये चाहिए कि केक का साइज बड़ा करें, ग्रोथ बढ़ाएं सारे सूबे, और वफाक मिलकर एक इकोनॉमिक प्लान बनाएं। और ये 18वीं तरमीम का मकसद भी था। हमने जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट बनाई, जो नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल बनाई, पूरा एक आइन को पूरे तरीके से देखेंगे ना। हमने सिर्फ आर्टिकल 160 को उठाकर उसकी तकसीम के मसले को उठा लिया है, तो आइन की जो बाकी शिकें हैं जिसमें ये
दर्ज है कि जो वसाइल होंगे उस पे 50-50 जो है ओनरशिप होगी, उसको मिलकर बेहतर बनाया जाएगा, ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर बेहतर तरीके से खर्च किया जाएगा। तो हम चले वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को कुछ नहीं कहते, उनका तो काम है इस तरह की बातें करना। हमें अपना हाउस खुद भी तो ठीक करना है, ये हो या ना हो। लेकिन हम्म। हमारे जो हुक्मरान हैं उनसे भी 2 हाथ आगे हैं। उन्होंने भी कसम खाई हुई है कि हमने नाकाबिले इस्लाही रहना है। चूँकि कर्ज़े ले लेकर उनकी ज़िंदगी तो अच्छी गुज़र रही है, तो उन्हें क्या कि हमें मुल्क को आगे लेकर जाएँ या ना जाएँ। जब उन्हें कोई भी रिफ़ॉर्म्स करेंगे तो सबसे पहले उनकी पावर्स जाएँगी, सबसे पहले उनकी मुराद जाएँगी, सबसे पहले उनकी पावर जाएगी, और वो कोई देता नहीं है। और ये तो एक पॉलिटिकल स्ट्रगल से मिलती है, और आइन के मसले किसी तरीके से भी इकोनॉमिक थ्योरी से या अकाउंटिंग से हल नहीं होते। इसके मैं शदीद एतराज़ करूँगा कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट जो है वो इसको यूँ हल करने की कोशिश कर रही है, जबकि उन्हें हमारे आइन के बारे में बिल्कुल कुछ पता नहीं है। सही। और सर, ये जो इस रिपोर्ट का एक इंतहाई तशवीशनाक पहलू ये भी है कि सूबे अपने महासिल का 80% हिस्सा सिर्फ इंतजामी और जारी अखराजात यानी रनिंग कॉस्ट पर उड़ा रहे हैं, जबकि माहौलियात पर सिर्फ 1% और सेहत और तालीम जैसे अवामी शोबों को यकसर नज़रअंदाज किया जा रहा है। एक माहिर मुआशियात के तौर पर आप क्या देखते हैं, क्या सूबाई खुद मुख्तारी का मकसद सिर्फ ब्यूरोक्रेसी और वुज़रा के शहाना ठाट बाट को पालना था, या अवाम तक समरात पहुंचाना? इस खलीज को कैसे पुर किया जाए? जी, देखिए, बहुत बुरे तरीके से 18वीं तरमीम के जो समरात थे, जहाँ पहुँचने चाहिए थे, आपने दुरुस्त फरमाया, पहुँचे भी नहीं हैं। उनका ये फैक्चुअल जो अकाउंट है, ये भी सर आँखों पर है। हम ये नहीं कह रहे कि उनकी फैक्चुअल ऐसी बातें फैक्ट के ऊपर तो ज़ाहिर है ये तजज़ियात, ये रिपोर्टें मौजूद थीं कि इन्होंने कोई 16 साल में हम्म। ऐसी हुकूमत नहीं बनाई जिसके अंदर ये अपने अवाम की देखभाल करते, उनके ह्यूमन रिसोर्स को बेहतर करते, हेल्थ एजुकेशन पे प्रॉपर जो है सिस्टम बनाते, बल्कि इन्होंने तो पैसा इतना ज़ाया किया है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। और आपने दुरुस्त फरमाया, और इस रिपोर्ट में भी इसका बड़ा तफसीली ज़िक्र है कि ये सारे का सारा अखराजात जो हैं, अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इनकी भी जो एक महकमा ऑलरेडी मौजूद होता है, उसके 6 और महकमे बना लेते हैं, और फिर उसमें बस नहीं चलता तो अथॉरिटीज़ बनाते रहते हैं। हर वक़्त इनका ये काम रह गया है कि गवर्नमेंट के साइज़ को बड़ा करें, डिलीवरी ज़ीरो, हम्म। और वहाँ अपने मन पसंदीदा लोगों को सिर्फ मुलाज़मतें दें। ये मुलाज़मतें यूँ देना हुकूमतों का काम है, उनका काम है वो ग्रोथ के लिए एनवायरनमेंट मुहैया करें और डेवलपमेंट करें, ताकि जो प्राइवेट सेक्टर है वो उसको बुझा लाए, और वो खिदमात में और अशिया की जो है खरीदो-फ़रोख्त करे, और उसमें लोगों को नौकरियाँ दे, और उससे हम्म। हुकूमत को भी फ़ायदा होगा क्योंकि टैक्सेस फिर ज़्यादा आएँगे। और उससे एक बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जो हमारा असल मसला है, वो इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट का है। अब आपकी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है, इस वक़्त आपकी गुर्बत जो है वो बढ़ती जा रही है, तो ये हुकूमतें तो दूर नहीं कर पाएँगी ना, ज़ाहिर है। ये तो जिस तरह इनका रुख है उसमें तो ये इनका कोई ख़्याल ही नहीं है, और ज़ाहिर है कि अब ये इनके बस का रोग भी नहीं है। तो अगर ये मेहरबानी करें और अपने अपने सूबों में ग्रोथ के प्रोग्राम्स को आगे लेकर चलें, और बस एक एनवायरनमेंट बनाएँ, और जिससे फिर प्राइवेट सेक्टर खुद ही उठा लेगा, और इंशाल्लाह ताला लोगों को भी काफ़ी नौकरियाँ मिल जाएँगी। मगर अगर ये पॉलिटिकल नौकरियाँ देते रहे जहाँ इनएफिशिएंसी हो, करप्शन हो, तो फिर मुल्क का यही रहेगा हाल जो अब है। बिल्कुल। और एक और भी बहुत अच्छी बात इस रिपोर्ट में शामिल की गई है, और इनकरेज नए एनएफसी वार्ड्स में फंड्स की तकसीम महज आबादी या रकबे के रवायती फॉर्मूले पर नहीं, बल्कि बेहतर कारकर्दगी और पब्लिक सर्विस डिलीवरी की बुनियाद पर होनी चाहिए। अमली तौर पर आपके ख्याल में ये कितना मुमकिन है? अगर कल को वफाक कारकर्दगी की बुनियाद बनाकर किसी भी सूबे के फंड्स रोकता है, तो क्या इससे सूबाई असबियत और सियासी बहरान मजीद शदीद नहीं हो जाएगा? क्योंकि मेरिट तो जी, ऑब्वियसली यहाँ बिल्कुल पे ये फिर हम नहीं फॉर्मूला देखते ना। जी, जी। देखिए, यहाँ होना चाहिए कि इतने बड़े आपको एक सूबा आपने इतना बड़ा रख लिया है जो पूरी वफ़ाक के मसले को ख़राब कर देता है। आपको चाहिए छोटे मैनेजेबल यूनिट बनाएँ, और उसके अंदर फिर थर्ड टियर की यानी कि लोकल गवर्नमेंट बनाएँ, और जो लोगों के नुमाइंदा लोग हों, उन्हीं की हुकूमत हो, उन्हीं के एहलकार हों, वो हम्म। जिसको चाहे कारकर्दगी बना के रखें या छोड़ दें। अब होता क्या है, जब हम लोकल गवर्नमेंट भी बनाते हैं, वहाँ भी वही ब्यूरोक्रेट आ जाते हैं। अभी ये जो हमारी पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, ये अभी ये कॉलोनियल स्टाइल की सर्विस बनी हुई है। फिर है वो वफाक के मुलाजिम आके सूबों में घुस जाते हैं, हर कॉर्पोरेशन में घुस जाते हैं, फिर लोकल गवर्नमेंट में घुस जाते हैं, और उनका ज़िंदगी में एक ही मकसद है कि उनको परक्विजिट्स मिले, उनको नई-नई गाड़ियाँ मिले, और हम्म। उनका जो है वो बस दबदबा हो, और वो जहाँ जाएँ लोग उनको सैल्यूट करें, और लोग अपने कामों के लिए उनके पास आएँ। ये जो थाने का कल्चर है,
ये जो जी। हमारे यहाँ रेवेन्यू का कल्चर है, ये जो हमारे यहाँ, ये इसलिए रखा गया है कि लोगों पे कंट्रोल, और चलिए फिर ठीक है, अंग्रेजों ने रखा था, वो हमें कंट्रोल करना चाहते थे, अब आप किसको हम्म। कंट्रोल करना चाहते हैं? ये जो हमें ब्राउन साहब टकरे हुए हैं, अभी जाकर जीआर में जरा इनकी कोठियां देखें और इनका रहने का अंदाज देखें, ये जी। तो अंग्रेजों को भी मात किए हुए हैं। तो ये जब तक हम इसमें साख्ती ढांचा यानी कि जो स्ट्रक्चर चीजें हैं वो ठीक नहीं करेंगे, इनसे जान नहीं छुड़वाएंगे, क्योंकि बाहर के मुल्कों में जो होता है कि वो पुलिस भी मेयर के अंडर होती है, वो स्कूल भी उसके अंडर होते हैं, हॉस्पिटल भी, अगर कोई काम नहीं करता वो निकाल देते हैं, फिर जो लोग प्रॉपर्टी हम्म। टैक्स देते हैं वो उन्हीं का खर्च होता है, उनके स्कूल बनते हैं, उनके लिए अस्पताल बनते हैं। अब प्रॉपर्टी टैक्स भी ये खा जाते हैं वफाक, ये जो हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, इन्होंने तो कसम खाई हुई है कि हमने तीसरी टीयर की गवर्नमेंट बनने नहीं देनी। तो ये जब तक नहीं करेंगे, जोर तो इस बात पे होना चाहिए था कि हम इन चीजों को ठीक करें, ना कि हम फार्मूले जो हैं उसके ऊपर लगाते फिरें, एनएफसी के ऊपर। एनएफसी तो एक तरीका है कि जो टैक्सेस कटे हों उन्हें मुनसिफाना तरीके से सूबों के दरमियान कैसे, आबादी को छोड़े, मैं ये एक बात करता हूँ कि अगर अब बलूचिस्तान को सिर्फ 9% ही मिलना है तो वो कैसे तरक्की करेंगे? हाँ उनके जी। पास तो आबादी नहीं, लेकिन वो इतना बड़ा रकबा है, तो इसको फिर कहते हैं, उसके लिए टर्म यूज होती है फिस्कल इक्वल, आप उसको इक्वलाइजेशन करते हैं, यानी ये नहीं करते कि आप सिर्फ तकसीम करते हैं। इक्वलाइजेशन का मतलब होता है कि जो इलाके पीछे रह गए हैं हम्म। वहाँ नए नए शहर बचाए जाए, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर, एक तो आबादी का जो है वो रुख बड़े शहरों की तरफ कम हो और लोगों को वहाँ मौके मिले पढ़ने के, हम्म। लिखने के और एम्प्लॉयमेंट के, तो इससे पूरा मुल्क जो है वो डेवलप करता है। अगर आप हम्म। कनाडा को देखें तो उनका जो नॉर्थ वाला इलाका है उसको वो जो फिस्कल जो मैंने अभी अर्ज करा कि वो उसको इक्वलाइजेशन से हल करते हैं, उस मसले को एक फंड बनाया जाता है जिसमें सारे जो सूबे हैं वो इक्वली उसमें पैसा डालते हैं ताकि बिल्कुल सही। जो इलाके पीछे रह गए हैं, उनको आगे हाँ, बढ़ाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल सही। इंसाफ के अच्छा सर, तकाजा यही है। ये एफबीआई की अगर हम बात करें तो ये माली साल 2025-26 में 13,601 अरब रुपए जमा करके अपने हदफ की कामयाबी का जश्न तो मना रहा है, लेकिन नए माली साल 2026 से 27 के लिए 14,264 अरब रुपए का भारी हदफ भी सामने रखा है। क्या ये हदफ मईशत की हकीकी ग्रोथ से हासिल होगा या एक बार फिर दस्तावेजी मईशत के नाम पर पहले से टैक्स नेट में मौजूद तनख्वाहदार तबके, फिर मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा सेक्टर का खतरनाक होगा खून निचोड़ा जाएगा? जी। बिल्कुल, देखिए सबसे बुरी बात उन्होंने दो की हैं। एक तो उन्होंने जो फास्ट मूविंग आम इस्तेमाल की चीजें थी उनको एक ऐसे शेड्यूल में डाला है सेल टैक्स के, हम्म। जहां पे वो सारे का सारा बोझ मैन्युफैक्चरर पर है, वो वहीं हमसे वो टैक्स उसमें डाल लेगा जो कि रिटेल स्टेज का है। इसका मतलब ये हम्म। हुआ कि वो उसकी कॉस्ट भी बढ़ेगी और जाहिर है कि वो खुद तो नहीं किसी कस्टमर को माल बेचता, तो फिर आगे जो होलसेलर है और रिटेल है वो तो किसी सप्लाई चेन में ही नहीं आएगा। एक तरफ हम्म। डिजिटाइजेशन की बातें हो रही हैं और आप देखें एआई की बातें हो रही हैं और ये बातें हो रही हैं फेसलेस ऑडिट, और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान में सबसे बड़ा बिजनेस है जो कि रिटेल का और होलसेल का, उसको टैक्स नेट से ही फारिग कर दिया है और ये हम्म। कहा है कि वो 1% अपने टर्नओवर का दे दें और वो 200 यानी कि ज़ाहिर है 25 करोड़ तो क्यों, उससे वो कई अपने बिजनेसेस को छोटा कर लेंगे। तो ये एक लिहाज से आपने दुरुस्त फरमाया है कि ये फिर जो बिजनेसेस बड़े हैं जो ऑलरेडी मुश्किल का शिकार हैं, जिनका टैक्स रेट 50-60% पे पहुंचा हुआ है, वो ही बेचारे इसमें फिर अपनी बड़ी मुश्किल से, अब तो उनके लिए सर्वाइवल भी मुश्किल हो गया है। और जो नीचे ट्रेडिंग क्लास है वो अपना पैसा भी बनाती रहेगी, दौलत हम्म। भी इजाफा करती रहेगी, लोगों को महंगी चीजें बेचकर इनसे भी पैसा छीनती रहेगी, और उनका कोई किसी किस्म का ना दुरुस्त टैक्स उन पे से लिया जाएगा, ना उनसे पूछा जाएगा कि आपकी हम्म। रियल इनकम क्या है। अब आप देखिए कि ये कह दिया है कि आप अगर ये टर्नओवर कर रहे हैं तो बस आप हमें कुछ ना बताएं, आप अपनी इनकम ना बताएं, अपने अखराजात ना बताएं, आपने प्रॉपर्टियां कहाँ से बनाई हैं वो भी ना बताएं, बस आप चुप करके हमें 1% दे दें, तो वो 1% दे आप दें, और हमसे हाँ। 1% लेकर उनको दे देंगे। तो ये इस तरह की चीजें की हैं इन्होंने जी। नाज़रीन, वक्त की छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंड अप। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। सर, ये जो फाइनेंस एक्ट 2026 के तहत 2000 सीसी से जायद की इंपोर्टेड पेट्रोल गाड़ियों और महंगी लग्जरी इलेक्ट्रिक कारों पर खुसूसी एक्साइज ड्यूटी की शरह 86 से 92% तक पहुंचा दी गई है। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि ये अमीरों पर टैक्स है, लेकिन ऑटो मार्केट का कहना है कि इससे इंपोर्ट बिल्कुल बंद हो जाएगी और हुकूमत को
कस्टम्स की मदद में मिलने वाला जो रेवेन्यू है वो भी खत्म हो जाएगा। आपके ख्याल में ये फैसला मुआशी मंतक पर मबनी है या महज एक पॉपुलिस्ट सियासी नारा है? लेकिन इस तरह की ड्यूटियां लगाने का जो मर्जी आप उसकी जस्टिफिकेशन दें, हम्म। उससे कुछ मसला ना इनको रेवेन्यू मिलेगा ना ही लोगों के लिए अच्छी और सस्ती गाड़ियां अवेलेबल होंगी। हम्म। होना ये चाहिए कि हम मैन्युफैक्चरर्स को यहाँ बुलाएं, उनसे यहाँ पे अपनी गाड़ियां बनाएं, हमारी जरूरत पूरी करने के बाद वो यहाँ से एक्सपोर्ट करें। आप हम साया मुल्क में देख लें, एक जमाने में सिर्फ एम्बेसडर कार होती थी, फिर उन्होंने बाहर की गाड़ियों को बुलाया। आज ये हालत है कि वो जापान की एक्सपोर्ट को भी काट रहे हैं। इनकी पॉलिसीज ही गलत होती हैं। एक तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जब आप अच्छा नहीं बनाते तो बिला वजह गाड़ियों पर और फ्यूल आपको इंपोर्ट करना पड़ता है और पोल्यूशन ज्यादा बढ़ती है। गाड़ियां अब होनी चाहिए मगर इतनी नहीं हम अफोर्ड कर सकते कि मुल्कों बड़े बड़े हमारे शहरों में कोई अच्छा निज़ाम ही ना हो। लोग जब गाड़ियां लेके सारे निकलेंगे कितनी कंजेशन होगी, कितनी इन्वायरमेंट खराब होगी, कितना टाइम जाया होगा। अगर वो मेट्रो से जाते हैं, अगर वो फास्ट रैपिड ट्रांसपोर्ट से जाते हैं तो वही फासला जो वो 2 घंटे में करें वो 10 मिनट में कर लेंगे। तो बजाय इसके कि बड़े शहरों के अंदर रैपिड ट्रांसपोर्ट का सिस्टम प्रोवाइड किया जाए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतनी अच्छी हो कि लोग कहेंगे मैं अपनी गाड़ी घर छोड़ के ये तो मैं कभी कभी इस्तेमाल कर लूंगा, जब मैंने कभी लंबे टूर पे जाना होगा वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाए। अब आप लंदन में देखें कि उनका वजीर आजम भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करता है, वजीर भी यूज करते हैं। बहुत बड़ा शहर है वो, तो हमसे ज्यादा अमीर है, अफोर्ड भी कर सकते हैं गाड़ियां। मगर एक पॉलिसी की डायरेक्शन होती है। ये गाड़ियां मंगवा मंगवा के हम क्या करेंगे, सवाए इसके कि हम अंडर और ओवर हेड बना बना के बस लंबी लंबी लाइनें यहाँ तो लगवाएंगे, हुक्मरान उससे भी अपने कोई लिए मसला हल नहीं लग्जरी होता। गाड़ियां मंगवाई जा रहे हैं। अच्छा सर, मकामी तौर पर तैयार होने वाली हाइब्रिड गाड़ियों पर सेल्स टैक्स यकदम 8.5% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया है। पाकिस्तान में ग्रीन एनर्जी और फ्यूल बचाने वाली टेक्नोलॉजी की हौसला अफजाई होनी चाहिए थी, लेकिन हुकूमत ने नए माली साल के पहले ही दिन इस इंडस्ट्री को झटका दे दिया है। इस आर्जी इकदाम के पीछे क्या हिकमत अमली हो सकती है और इससे माहौल दोस्त गाड़ियों की मकामी पैदावार पर तवील मुद्दती क्या असरात पड़ेंगे? देखिए ये यही करते हैं, जैसे ही कोई अच्छी एक्टिविटी शुरू होती है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुई और यहाँ बेहतर हाइब्रिड गाड़ियां बनने लगी तो इनको फौरी ख्याल आया कि क्यों ना इसको भी तबाह किया जाए। इनका एक रवैया बन चुका है एफबीआर का कि जहाँ देखते हैं कोई सेक्टर अच्छा काम कर रहा है वहाँ हाईएस्ट टैक्स लेकर पहुंच जाते हैं और थोड़े दिनों बाद वो सेक्टर भी फिर नकारा होना शुरू हो जाता है। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, कोई जवाब नहीं बनता था कि उस टेक्नोलॉजी के जहाँ अच्छी गाड़ियां बनने के हमारे अपने चांसेस हैं, हम उसको बजाय प्रमोट करने के उसको 18% सेल टैक्स लगाएं, जो कि यूरोप में भी नहीं लगाते गाड़ियों पर। वो वैसे उनके बहुत सी चीज़ों पे 22 से 23% सेल टैक्स, मगर मैन्युफैक्चरिंग को और प्रोडक्टिव सेक्टर को वो हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं। हमारा तरीका कार टैक्स लगाने का बिल्कुल गलत है। जो अनप्रोडक्टिव सेक्टर हों और वहाँ लोग पैसा पार्क करें तो वहाँ टैक्स लगाना चाहिए ताकि वो वहाँ इन्वेस्टमेंट करने से बाज आए, और जो प्रोडक्टिव सेक्टर है उसके अंदर टैक्स की शरह को कम करें और एक्सपोर्ट पे तो जीरो करें, ताकि फिर हमारी जो सही प्रोडक्टिव कैपेसिटी होगी वो बढ़ेगी। मगर हमारी टैक्स पॉलिसी इतनी फॉल्टी है कि वो प्रोडक्टिव सेक्टर को टैक्स करती है और अनप्रोडक्टिव सेक्टर को जो है प्रोटेक्ट करती है। और इसमें भी वही सोच है कि जो हमारे खुद अशराफिया है उनको तो कोई प्रोडक्शन में शौक नहीं है ना, वो तो घर बैठे बस कमाई करने के शौकीन है। तो वो फिर जब किसी और सेक्टर को फलता फूलता देखते हैं तो उन्हें बड़ी तकलीफ होती है, फिर उस पर टैक्स लेकर चल दौड़ते हैं। विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और अगर हम एलपीजी की भी सर बात करें तो ये भी हुकूमत की रेट पर एक बड़ा सवालिया निशान नहीं है कि कागज़ पर एलपीजी की कीमत 67 रुपए फी किलो कम करके 241 रुपए मुकर्रर की जाती है, मगर लाहौर में 480 रुपए और कराची में 380 रुपए किलो गैस बिक रही है। जब रियासत अपने ही तय करदा नरखों पर बुनियादी ईंधन भी फराहम नहीं करवा सकती तो फिर ऐसी कीमतों की कमी के ऐलानात का आवाम को क्या फ़ायदा? ये बिल्कुल कंज्यूमर्स का तो बुरा हाल हुआ है। देखिए इन्होंने, आप अभी देखें तो पेट्रोल भी 300 से ऊपर ही रखा हुआ है, जबकि अब जंग के बाद की जो कीमतें हैं इसको वापस 230-40 पे आना चाहिए था। और गैस का भी यही क्राइसिस है कि बस ऐलान फरमा दिया है और उसको इम्प्लीमेंट नहीं करवा पा रहे हैं। तो हर लफ्ज में, चाहे आपके घर के बिजली के बिल हो,
आपकी किसी भी एनर्जी की जरूरत हो, चाहे वो गैस की शक्ल में हो या पेट्रोल की शक्ल में हो, एक ही इनका रवैया है कि ये चीज हमने ठीक नहीं करनी है। और इसी वजह से पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो क्राइसिस है, चाहे वो आम लोगों की जिंदगी के मियार का हो या हम्म। इंडस्ट्री के चलने का हो, उसमें एनर्जी की कॉस्ट ने सबसे बुरा रोल प्ले किया है। और उसमें भी ये सर्कुलर डेट बढ़ाए चले जा रहे हैं, बजाय इसके कि सिस्टम की लीकेजेस को रोकें और सिस्टम को दुरुस्त करें। और आप और मैं सुनते हैं कि जी अब वहां पे हम खुद कार मीटर लगा देंगे, चोरी को रोक लेंगे, मगर चूंकि उसमें कनाइवेंस है, करप्शन में भी हाथ सबके रंगे हुए हैं, उसको बिल्कुल ठीक नहीं करते हैं। और बोझ जो है वो कंप्लाइंट लोगों पर डालते चाहते हैं, चाहे वो गैस का हो, चाहे वो बिजली का हो, चाहे वो पेट्रोल का हो। और यही वो असल पॉलिसी है रियासती, जिसके बारे में लोग एतराज करते हैं और लिखते रहते हैं, मगर उसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि उनको तो बिल्कुल इस बात पे उन्होंने कसम खाई है कि कान पे जूं भी जो नहीं उनके रेंगती है। आप जो मर्जी बोलें, जो मर्जी प्रोग्राम करें, जो मर्जी लिखें, उन्होंने वही करना है जो उनको फायदा पहुंचाता है। सर, कराची के इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट से सोलर पैनल्स, लिथियम बैटरीज और इन्वर्टर्स की कीमतों में हजारों रुपए की कमी की खबर आई है। ये रिलीफ मार्केट फोर्सेस की वजह से है, ना कि हुकूमत की किसी भी पॉलिसी की बदौलत। मुस्तकबिल में जब लाखों लोग नेशनल ग्रिड से ऑफ ग्रिड मुंतकिल हो जाएंगे, तो सरकारी बिजली कंपनियों के सर्कुलर डेट का क्या बनेगा? जी बिल्कुल, ये बहुत बढ़ता जाएगा। देखिए, बात ये है कि लोग तो मजबूर हैं, वो तो ने अपने जेवर बेचकर घरों हम्म। के अंदर ये लगाए हैं, लोगों ने अपनी जमा पूंजी खर्च, क्योंकि कोई भी महाना बिजली का बिल अब तो रूरल एरिया में भी, बेचारे कस्बों में, देहातों में भी नहीं दे पा रहे हैं, शहरों में भी बुरा हाल है। लोग जो गरीब है, जैसे ही 200 यूनिट मीटर पे देखते हैं, बंद कर देते हैं कि अब मैंने हम्म। कोई चीज नहीं चलानी। आप अगर उनकी हालत जाकर देखें तो इतना अफसोस होता है। और ये जब सोलर पैनल वगैरह सस्ते होते हैं और ये आ जाते हैं, तो ये कोई ना कोई ऐसी खबरें रिलीज करते हैं कि जी हम ये पॉलिसी ला रहे हैं, हम वो पॉलिसी। एक तरफ आप क्लीन रिन्यूएबल एनर्जी की दिफा की बात करते हैं, उसको प्रमोशन की बात करते हैं, उस पर फिर आप टैक्सेस लगाने की बात करते हैं। तो हर जगह ये जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, इनको असल मसला ये होता है कि लोग हमारे कंट्रोल से क्यों निकल गए हैं। जब ये लोगों हम्म। ने खुद ही अपने इन्वेस्टमेंट से, इनसे एक पैसा लिए बगैर ये सोलर से अपने लिए बिजली पैदा की, तो इनको दिमागी तौर पर इस बात को कबूल करने को तैयार नहीं थे कि लोग हम्म। हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी की और जो हमारी एनर्जी के प्रिजन हमने बनाई, जेलें बनाई हुई थी, उसमें से लोग कैसे आजाद हो गए हमारी मर्जी के बगैर। तो ये वो सोच है जिसने पाकिस्तान को असल में ये नुकसान। और दूसरी तरफ इन्होंने खुद इतने निकम्मे मुआहदे कर रखे हैं आईपीपीज के साथ, और इतने साल गुजर जाने के बाद भी उसको खत्म करने को तैयार नहीं है। हम्म। और अब जब जंग लगी थी और बहुत हालात हुए थे, तो आपने देखा था कि फोर्स मजोर का इस्तेमाल करते हुए कतर वगैरह ने वो अपने मुआहदे खत्म किए। तो हम भी इन मुश्किल हालात में कह सकते थे कि चलिए जी अब आप घर जाएं, हमें नहीं आपकी बिजली चाहिए, मगर उसके पीछे साथ इनके अपने इंटरेस्ट है। कहने को तो वो अब आपको प्राइवेट पार्टियों के हाथ नजर आती हैं आईपीपीस, मगर वो असल उनके मालिक अभी सियासी लोग ही हैं, उसके पीछे असल में शेयर्स उन्हीं के हैं, और हम्म। वो उनके साथ मिलकर लूट मार कर रहे हैं। सही। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन सर, पाबंदियां हटने के बाद हम देख रहे हैं कि पाक ईरान गैस पाइपलाइन और तवानाई के शोबे में ताउन का सबसे बड़ा कानूनी डेडलॉक खत्म हो चुका है। रेल कस्टम्स स्टेशन का कायम होना इस बात का इशारा है कि हम तवील मुद्दती बुनियादी ढांचे की तरफ जा रहे हैं। आप इस पेशरफ्त को कैसे देखते हैं? ये बहुत ही अच्छी और मैं समझता हूँ कि खुशाइंद बात हुई है कि ईरान के ऊपर से पाबंदियां उठी हैं, और अब हमारे लिए बहुत ही अच्छा मौका है कि हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त कर लें, कि रेल हम्म। के निज़ाम को दुरुस्त कर लें, जो हमारी रोड्स हैं उसके निज़ाम को दुरुस्त कर लें। गवादर से अगर ऑनवर्ड ईस्टर्न कॉरिडोर यूज़ किया जाए तो वहाँ से यूरोप माल पहुँचेगा, क्योंकि आपको पता है इधर से अफगानिस्तान से तो अब हमारे तल्लुकात कशीदा हैं, और इधर अफगान ट्रांजिट ट्रेड भी बंद है। तो ये एक नया कॉरिडोर अल्लाह ताला ने हमारे लिए खोला, और ईरान के अंदर तो हमारी अपनी प्रोडक्ट्स की बहुत ज़्यादा मांग हो सकती है। हमारी जो ज़रिए अजनास हैं उसमें ख़ास तौर पे चावल वगैरह के वो बहुत बड़े बायर हो सकते हैं। हम्म। और ये दो तरफा तिजारत जो है ईरान की और पाकिस्तान की, ये पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही अच्छा मौका है, और इसको ज़ाया ना करें। हाँ, तफ्तान पे उन्होंने जो कस्टम पोस्ट बनाने का इरादा किया है और उसको नोटिफाई भी कर दिया, अच्छी बात है, मगर वहाँ ये ना हो कि फिर वही करप्शन की और लेन देन के से और बेचारे आम इम्पोर्टर को वहाँ तंग किया जाए। तो ये भी साथ करें कि वहाँ बहुत फास्ट और इलेक्ट्रॉनिक और ऑटोमेशन किस्म की क्लियरेंस हो, क्योंकि इतनी सही। दूर दराज इलाके में मैं देख रहा था तफ्तान में तो इंटरनेट भी नहीं चलता। तो कुछ अपना इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ भी तवज्जो फरमा लें हम्म। और लोगों को आसानियां पैदा करें, ताकि ये ट्रेड जो है बजाय स्मगलिंग के हम उनके साथ जो ट्रेड है लीगलाइज कर उसको लें। बढ़ाएं।
जी बिल्कुल। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इकरामुल हक, माहिर मौजूद मौशियात थे। मौजूद थे। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।